हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, मीडू स्टडी में हम समझते हैं मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में। ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम मॉड्यूल है, जिसमें अब तक दोस्तों पिछली 3 वीडियोस में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। पहले में हमने जाना था कि एचआरएम क्या होता है, वीडियो नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, और सेकेंड वीडियो से हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने जाना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, वीडियो नंबर 2 आप रेफर कीजिए। वीडियो नंबर 3 में हमने जाना एचआर में डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स को, कैसे डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है। और आज की वीडियो में दोस्तों, जो कि वीडियो नंबर 4 है और हमारा एचआरपी चैप्टर की लास्ट वीडियो है, उसमें हम जानेंगे एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग की टेक्निक्स को। डिमांड को हमने फोरकास्ट कर लिया, अब उस डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, वो हम समझेंगे आज के उसमें। दोस्तों, एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग जो होती है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सेसिंग दी करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो आपके पास कंपनी में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनको भी तो आप एसेस करेंगे ना, वो होता है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, एनालिसिस ऑफ इंटरनल सप्लाई, कुछ इंटरनल सप्लाई आपको मिल सकती है, उसको एनालाइज करना। तीसरा, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई। तो ये तीनों चीजें जो है हमारी सप्लाई को मीट करने में मदद करती है। एग्जिस्टिंग मैन पावर को एसेस कीजिए, इंटरनल मेथड्स के सप्लाई को देखिए और एक्सटर्नल सोर्सेज को देखिए। इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला नंबर 1, एसेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखिए, आपको आपका जो करंट ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब समझिए कंपनी में जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग मैन पावर जिसको सिंपल वे में बोल सकते हैं, उस एग्जिस्टिंग मैन पावर को आप एसेस कीजिए। एसेस करते टाइम एक आदमी के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एम्प्लॉय के बारे में। तो दोस्तों, इसको हमने 2 वे में कैटेगराइज किया है। जो आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, मतलब नॉन मैनेजरियल लेवल पे हैं उसमें, और दूसरा मैनेजरियल लेवल में। तो जो हमारे नॉन मैनेजर्स हैं उनकी स्किल इन्वेंटरी बनाने टाइम पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो पर्सनल डेटा, उस आदमी के बारे में, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, कैसे उसकी क्या उसकी एजुकेशन रही है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ। सेकंड, उसका क्या स्किल्स है, क्या स्किल सेट है उसका। थर्ड, उसने कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन तो नहीं ली है उसके बारे में, उसने कोई सर्टिफिकेशन की हो। नंबर 4, सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री, उसने पिछली किन कंपनीज में काम किया है, उन कंपनीज में उसकी क्या प्रोफाइल थी, किस सैलरी पे उसने काम किया। नंबर 5, कंपनी का डेटा डिटेल में, कैसे उसने ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, किस प्रोफाइल पे काम किया। नंबर 6, उसकी इंडिविजुअली कैपेसिटी क्या है, तो उसकी पूरा टाइम टू टाइम जो उसकी असेसमेंट होती है उसको आप रिकॉर्ड करते जाइए इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। और नंबर 7, स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल, उसकी कोई स्पेशल प्रेफरेंस है लोकेशन को लेके, ज्योग्राफी को लेके, रोल को लेके। तो ये सारा कंपनी का जो है आपके पास एक पर्सन जो कि नॉन मैनेजर है, डेटा होना चाहिए रिकॉर्डेड, तभी आप उसको ठीक से एसेस कर सकते हैं। अब मैनेजर्स के केस में जो है, इस डेटा के साथ साथ आपको कुछ और डेटा को भी ऐड करना होता है। क्या क्या, उसकी वर्क हिस्ट्री क्या रही है, किस किस प्रोफाइल पे कैसे कैसे उसने काम किया है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स है, किन चीजों में वो स्ट्रांग है, कहाँ उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। प्रीवियस मैनेजमेंट ड्यूटीज, उससे पहले मैनेजरियल रोल में उसने किस किस प्रोफाइल में काम किया हुआ है। टोटल बजट मैनेज, कितना बजट उसने मैनेज किया है, उससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसको नया प्रोजेक्ट किस वे में देना है। उसके करियर के क्या गोल है, वो कैसे करियर को ग्रो करना चाहता है। नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज सुपरवाइज, तो कोई मैनेजर रहेगा तो उसके नीचे टीम रही होगी ना, तो जब भी हम मैनेजर की असेसमेंट करते हैं तो ये भी देखते हैं उसने कितने बंदों को सुपरवाइज किया है और किस अलग अलग टाइप के बंदों को सुपरवाइज किया है, और उसकी स्पेशलाइजेशन की क्या फील्ड है। तो दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स मैनेजर और नॉन मैनेजर का आप अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, इसको हम यूज करते हैं असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्सेज में। ये था हमारा सप्लाई का पहला पार्ट। अब आता है दूसरा पार्ट, एनालिसिस ऑफ इंटरनल सप्लाई। तो देखिए, इंटरनल सप्लाई मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ही जो सप्लाई है उसको हम बोलेंगे इंटरनल सप्लाई। उसके एनालिसिस में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, इनफ्लो अंदर आना, आउटफ्लो बाहर जाना। तो इनफ्लो के क्या तरीके हो सकते हैं, कुछ ट्रांसफर्स हुई हो सकती हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, कुछ प्रमोशन भी हो सकती हैं, ये है इनफ्लो। आउटफ्लो कैसे हो सकता है, किसी ने रेजिग्नेशन दिया हो, आउटफ्लो है, किसी को डिमोट किया गया हो, आउटफ्लो है, कोई रिटायर हो गया हो, आउटफ्लो है। और प्रमोशन में भी, अब एक बंदा
जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रमोट होता है, तो जहां पे वो गया वहां पे तो वो उसका प्रमोशन इन, तो उसका इनफ्लो होगा, और जिस डिपार्टमेंट से जिस पोजीशन से वो गया उसके लिए वो आउटफ्लो होगा। तो ये सारा आपको इनफ्लो और आउटफ्लो को देखना होता है, ये होता है पहला पार्ट। दूसरा होता है टर्नओवर रेट। अब टर्नओवर रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ सेपरेशंस इन ईयर अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100, उसको बोलते हैं टर्नओवर रेट। इसको एक सिंपल वे में समझिए दोस्तों। मान लीजिए एक कंपनी में 500 लोग काम करते हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना हो गया? 500। नंबर ऑफ सेपरेशन इन ईयर, उन 500 में से मान लीजिए 50 लोग जो है उस पर्टिकुलर ईयर में छोड़ देते हैं, तो हमारा टर्नओवर रेट क्या होगा? वो होगा 50 अपॉन 500 इंटू 100, तो कितना आ गया? 10%। तो कंपनी का टर्नओवर रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने लोगों ने छोड़ा अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उस साल में कितना था, इनटू 100। नंबर थर्ड, एनालिसिस ऑफ एब्सेंटिज्म, मतलब कितना एब्सेंटिज्म परसेंटेज चल रहा है। अब देखिए, जब भी किसी चीज की कैपेसिटी की बात की जाती है तो उसमें देखा जाता है प्लांट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितनी शिफ्ट में काम कर रहे हैं, बट एक एब्सेंट वाला फैक्टर भी तो होता है ना। वो एम्प्लॉय क्या सारे वर्किंग डेज में थोड़ी ना आ रहे हैं? तो एब्सेंटिज्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने टोटल पर्सन्स है, माइनस डेज लॉस, कितने डेज को आपने लूज किया, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू वर्किंग डेज, इससे हमारा निकलता है एब्सेंटिज्म। तो अगर हम बोलते हैं कि 5% एब्सेंटिज्म है, तो उसका मतलब ये है कि जितना एक्चुअल वर्किंग आवर्स में काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, 95% टाइम काम हुआ, बाकी 5% एम्प्लॉइज एब्सेंट रहे। इसका एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेफिनेटली वो प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेगा। नंबर 4, प्रोडक्टिविटी का क्या लेवल है। तो ये सारे पैरामीटर्स, इनफ्लो आउटफ्लो, टर्नओवर रेट, एनालिसिस ऑफ एब्सेंटिज्म और एनालिसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी रेट, ये हमारा आता है सेकेंड पार्ट, जिसमें हम इंटरनल सप्लाई को एनालाइज कर रहे हैं। अब हमने करंट ह्यूमन रिसोर्स को एनालाइज कर लिया, एसेस कर लिया, इंटरनल सोर्सेस को देख लिया। इससे भी अगर हमारा काम नहीं चलता तो हमें जाना पड़ता है एक्सटर्नल मेथड्स पे। एक्सटर्नल में क्या होता है? फाइंडिंग न्यू टैलेंट। अब वो फाइंडिंग न्यू टैलेंट किस वे में हो सकता है? वो हो सकता है अलग अलग मेथड्स पे, आप नौकरी से हायर कर रहे हैं, कोई आपका कंपनी का खुद पोर्टल है, किसी भी वे में आप नए टैलेंट को फाइंड करते हैं। दूसरा, रिप्लेनिशिंग गॉन पर्सनल, मतलब कोई एक पर्सन गया, उसकी रिप्लेसमेंट आप फाइंड कर रहे हैं। थर्ड, ऑब्टेनिंग एडिशनल नंबर एंड वेरियड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, कुछ आप सरप्लस मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये सारा हमारा जो होता है दोस्तों, ये होता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई। अब देखिए, आपने दोस्तों अभी इस चीज को इस तरीके से समझेगा, इस वाली स्लाइड पे देखने से पहले हमने डिमांड को फोरकास्ट किया, हमने सप्लाई को फोरकास्ट किया। अब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाए तो वो तो बेस्ट केस सिनेरियो होता है, बट कभी भी मार्केट में वो नहीं होता ना। हमेशा दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है कि हमारी डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम आई, तो उस केस में क्या होगा? शॉर्टेज, डेफिसिट। दूसरा क्या हो सकता है? हमारी डिमांड जो है कम थी, हमने ज्यादा सप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? एक्सेस या सरप्लस। तो अब ये दो सिचुएशन आएंगी एचआर के सामने, तो एचआर क्या करेगा? उस स्ट्रेटेजी में, दोनों केसेस में अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, उनके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो पहला सिनेरियो, मैन पावर की शॉर्टेज है। शॉर्टेज है मतलब हमारी जितनी डिमांड थी सप्लाई उससे कम है। उस केस में हम क्या करेंगे? आप नए एम्प्लॉइज को रिक्रूट करिए ताकि आप उसको सप्लाई को पूरा कर सके। रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉइज, आप रिक्रूटमेंट में टाइम लग रहा है तो आपके जो कुछ रिटायर हुए होंगे एम्प्लॉइज, उनको पार्ट टाइम रिहायर कर लीजिए। टीचिंग में इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो टीचर्स रिटायर हो जाते हैं उनको गेस्ट टीचर अपॉइंट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं रीहायरिंग रिटायर पार्ट टाइम्स। थर्ड, रिटायरमेंट को पोस्टपोन करने के लिए इंसेंटिव दे दीजिए। आदमी जो है रिटायर होने वाला था, आप उसको बोलिए कि हम आपको 2 साल की एक्सटेंशन देते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेकिंग अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस टर्नओवर, आप कोशिश कीजिए ना लोग आपको छोड़ के ही कम जाए, एट्रिशन कम हो जाए। आउटसोर्सिंग वर्क, और भी कुछ नहीं हो पा रहा, हायरिंग नहीं हो पा रही, तो काम को आउटसोर्स कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दीजिए किसी कंपनी को। मेकिंग करंट स्टाफ टू वर्क ओवर टाइम, प्रोडक्शन तो आपको उतनी ही बराबर रखनी है, तो क्या करेंगे? टेम्परेरी एम्प्लॉइज को हायरिंग कर लीजिए, हायरिंग टेम्परेरी एम्प्लॉइज। और रीडिजाइनिंग जॉब प्रोसेस सो दैट फ्यूअर एम्प्लॉइज आर नीडेड। एक डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, जेडीज वगैरह को इसी के स्ट्रक्चर कीजिए ना कि कम लोग ही रिक्वायर्ड हो। तो दोस्तों ये सारे मेथड्स हैं उस केस में जब हमारी शॉर्टेज है, मतलब डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा सप्लाई आ गई, तो क्या होगा? हमारा एक सरप्लस क्रिएट हो गया।
जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा लोग हैं, उस केस में एचआर क्या करेगा? सबसे पहले तो अपनी हायरिंग को जो है फ्रीज कर दो, नई हायरिंग को रोक दो ना। जो आपके कंसल्टेंट है आपके लिए हायर किए जा रहे हैं उनको बोलो भाई अभी कुछ टाइम के लिए हमें हायरिंग नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं हायरिंग फ्रीज। नंबर 2, ऑफरिंग वीआरएस। वीआरएस होता है हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अपने एम्प्लॉयज को बोलिए जो एक एज सर्टेन एज पे रीच कर चुके हैं उनको कुछ बेनिफिट्स दे के बोलिए आप वीआरएस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको सरप्लस मैन पावर हटानी है। नंबर 3, ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स टू सम अदर लोकेशन दैट हैज डिमांड। आपके यहाँ पे इस लोकेशन पे डिमांड नहीं होगी, हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट में हो। कई बार कंपनीज में ऐसा होता है दोस्तों कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको बंद करना पड़ता है, तो उसके डिपार्टमेंट के लोगों को आप दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। नंबर 4, रिड्यूसिंग वर्क आवर एंड पे व्हाइल मेंटेनिंग वर्कफोर्स साइज। आप किसी को जो है उतने ही लोगों को रखिए बट आप वर्किंग आवर्स कम कर दीजिए। अगर आप 8 घंटे काम करवा रहे थे और मे भी 10,000 दे रहे थे तो आप बोलिए कि अब से आप 6 घंटे काम कीजिए और हम आपको 8,000 ही दे सकते हैं। लेइंग ऑफ, कुछ भी और काम नहीं कर रहा तो आपको हो सकता है डिसीजन लेना पड़े कुछ लोगों को निकालने का, उसको बोलते हैं लेइंग ऑफ। रिड्यूसिंग आउटसोर्स वर्क, जो काम आपका बाहर आउटसोर्स था उसको तो इमीडिएटली जो है कम कर दीजिए। और लास्ट तरीका जो कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरीका है वो है क्यों किसी को हटाएं, क्यों किसी को रिड्यूस करें, क्यों हायरिंग फ्रीज करें, बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़ा लीजिए ना, मतलब और डिमांड को क्रिएट कर लीजिए। ये थे हमारे सरप्लस के केस में मेथड्स। अब दोस्तों हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को समझ लिया, डिमांड फोरकास्ट कर लिया, सप्लाई फोरकास्ट कर लिया, बैलेंसिंग में मैनेज कर लिया, हमारी शॉर्टेज को भी सरप्लस पे भी। तो अब समझ लेते हैं दो और चीजों को, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले बेनिफिट्स, इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल प्रेजेंट एंड फ्यूचर एचआर रिक्वायरमेंट। आज की भी और बात की भी। क्यों? क्योंकि हम एचआर प्लानिंग का दूसरा नाम हमने क्या बताया था दोस्तों? मैन पावर प्लानिंग। आप प्लान ही मैन पावर को कर रहे हैं। एंश्योर राइट पीपल आर प्लेस्ड एट राइट जॉब एट राइट टाइम, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्रक्स है, जो कि उसका की काम है। सही समय पे सही स्किल्स वाला सही बंदा अवेलेबल हो। और थर्ड, अभी हमने क्या किया? डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस किया, उसको इक्वलाइज किया। Ensure that employee with desired skills are available for challenging situation। अलग अलग सिचुएशन में आपके सही बंदे अवेलेबल है काम करने के लिए। इंडिविजुअल नीड ऑफ एम्प्लॉइज हम थ्रू प्रमोशन, हम थ्रू डेवलपमेंट उसको फुलफिल कर रहे हैं। और लास्ट में कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को एस्टिमेट कर रहे हैं। अब एचआर डिपार्टमेंट को भी तो अपना एनुअल बजट देना पड़ता है ना, मैनेजमेंट को, फाइनेंस को, तो वो कहां से प्लान होगा जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स को प्लान ना करें। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लानिंग। तो ये भी बेनिफिट्स है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आती है। सबसे पहले तो देखिए ये जो है टेक्निक्स हम यूज करेंगे, सब लंबा चौड़ा काम होगा तो इसमें कॉस्ट, टाइम और एफर्ट सब कुछ एचआर टीम का लगेगा। ये है पहला चैलेंज। दूसरा, जहां पे आपका एम्प्लॉय एट्रिशन और गवर्नमेंट लॉ में कुछ चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी में आ जाए, इकोनॉमी में आ जाए तो ये चैलेंज हो जाता है। अब देखिए ना, आप इसको एक एग्जांपल से ले लीजिए रिसेंट का, कोविड-19 आया। किसी ने मैन पावर प्लान करने टाइम क्या कोविड वाली चीजें देखी थी कि इकोनॉमी डाउन जाएगी, आपको लोगों को निकालना पड़ेगा? या आउटफ्लो के हम नॉर्मली क्या मेथड बात करते हैं? हम बात करते हैं कि बंदा जो है वो रिटायर हो रहा है, रिजाइन कर रहा है, इसमें कितने जो है लोग जो है वो एक्सपायर हो गए। वो भी तो एकदम से कंपनी के लिए शॉक आया ना, कंपनी को तो मैन पावर देखनी पड़ेगी कैसे, लेकिन किसी कंपनी ने इसके लिए प्लान किया था क्या? नहीं किया था। तो ये कोई भी सिनेरियो में, एनवायरमेंट में चेंज होता है ना दोस्तों, तो वो एचआरपी के लिए बड़ा चैलेंज आता है। थर्ड, आपको सही बंदे को सेलेक्ट करना है, लेकिन फोरकास्टिंग की कौन सी टेक्निक यूज करेंगे वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इनटू अ फेलियर। अब ये आपका काम तभी चल सकता है जब बाकी डिपार्टमेंट भी आपको याद है हमने डिमांड फोरकास्टिंग की बात की थी, तो एक था कि हम इंटरनल मैनेजमेंट से ही फोरकास्ट करवा रहे हैं, अब वो आपसे कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, उनको जरूरत है 10 लोगों की, आपको बताते हैं 12, आपका पूरा प्लानिंग बिगड़ जाती है। तो जब तक बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं से कोऑपरेट करते एचआर प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और लास्ट में वर्क कल्चर शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजेशन भी अगर हो रहा है तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का बड़ा चैलेंज है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो और हमारा ये चैप्टर, सेकंड जो चैप्टर था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वो एंड पे आता है। आप हमारे इस चैप्टर को देखने के लिए हमारी 3 वीडियोस हैं दोस्तों, उनको देखिए। वीडियो नंबर 2 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दी थी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, वीडियो नंबर 3 जिसमें हमने पढ़ी थी डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स, और वीडियो नंबर 4 जिसमें हमने बात की थी सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक्स की, बेनिफिट्स की और चैलेंजेस की। इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है जॉब एनालिसिस के बारे में। आपको हमारा
कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो भी फीडबैक है प्लीज हमें meedu.study@gmail.com पे बताइए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।